नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था। ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने भारतीय जनता से, भारत के किसानों से राजस्व की वसूली के लिए बनाई थी। इस हर प्रणाली में अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी हमें बात करनी होगी। अच्छा सवाल बनता है इनके ऊपर। दूसरी बात, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम भारत के गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिक की बात से हम शुरू करेंगे, बट ये वाला टॉपिक मैं पहले ले रहा हूं। कारण है इसका कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बंगाल के गवर्नर जनरलों के जो काल थे उसी के अंदर शुरू की गई थी, इसलिए अपन भारत के गवर्नर जनरल पढ़ने से पहले इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। मैंने लास्ट लेक्चर में भी जब लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ाया था तो इसकी बात करी थी। देखिए, 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। आगे चलकर ये बनारस, मद्रास की उत्तरी जिलों में भी लागू हो गई। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जिस पूरे भारत में जहां पर ब्रिटिश कंट्रोल था उसके 19% के अंदर, जहां जहां ब्रिटिश शासन था ना, वहां के टोटल 19% के अंदर कौन सी व्यवस्था चल रही थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चल रही थी। इसके अंदर अंग्रेजों ने क्या किया कि जनता से राजस्व की वसूली करने के लिए जमींदारों को उत्तरदायी बना दिया कि भाई हम तो वसूलेंगे नहीं, पर तुम जमींदार हो, तुम्हें हम स्वीकार करते हैं कि तुम इस जमीन के मालिक हो, पर इस जमीन से आने वाला जितना रेवेन्यू है उसका 1% निश्चित प्रतिशत तुम हमको लाके दोगे। बात समझ रहे? और हाँ, इसमें एक बात और थी, आगे चल के एक बात ऐड करी गई, अगर तुम उतना राजस्व हमें चुकाने में समर्थ नहीं हुए तो तुम्हारी जमीन सरकार जब्त कर लेगी और इसकी नीलामी होगी, और इस नीलामी के अंदर जो भी इसको खरीदेगा फिर उसे इस जमीन का नया मालिक बना दिया जाएगा। तो इसमें जो जमीन का मालिकाना हक था वो वंशानुगत नहीं था, वो बदल सकता था। यही कारण था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कई सारे ऐसी नवाब के रिश्तेदार वगैरह थे जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें थी, परंतु वो स्थायी बंदोबस्त के कारण वो जमीनें उनके हाथ से निकल गई। स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या था कि जमींदारों को अंग्रेजों ने भूमि का मालिक बना दिया, क्योंकि वही लगान की वसूली करते थे। इस लगान का 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग किसको प्राप्त होता था? जमींदारों को प्राप्त होता था। इस प्रकार किसान जो है वो जमींदारों पर आश्रित हो गए। का क्या मतलब है? देखिए, अब किसान जो है वो जमींदारों को पैसा दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, और जमींदार फिर आगे चल के क्या कर रहा है? वो अंग्रेजों को पैसा दे रहा है। मतलब जमींदार किसानों से कितना भी जिसको कहते हैं ना कर वसूल सकता है, वो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। वो भलाई उनकी उपज का आधा भाग ले ले, 3/4 ले ले, 1/4 ले ले, डजंट मैटर। बात समझ रहे? इससे तो जमींदार का अपने किसान पर शोषण बढ़ेगा। अंग्रेजों को यह भी नहीं पता होता था कि किसान से जमींदार कितना पैसा या कितना उपज का वो जो परसेंटेज है वो वसूलता है। जमींदार क्या करते थे? अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किसानों से ज्यादा टैक्स वसूलते थे, परंतु अंग्रेजों के सामने वो उसे अपना एक निश्चित दिखाते थे ताकि उसका एक निश्चित भाग ही अंग्रेजों को चुकाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए इस साल मेरा 1 लाख का रेवेन्यू आया, मैंने उसका 10/11 भाग अंग्रेजों को दे दिया, 1/11 भाग खुद के पास रखा। अगले साल मैंने और जोर लगाया, किसानों पे टैक्सेस बढ़ा दिए, और मान लीजिए मुझे 2.5 लाख का रेवेन्यू आया, पर मैं अंग्रेजों को बताता हूं देखिए पिछले साल भी मेरा 1 लाख था। अंग्रेजों को भी मालूम होता है, वो जमीन की पैमाइश और नाप और सारे आंकड़े उनके पास होते थे कि हाँ यार, इस जमीन से 1 लाख रुपए तक का रेवेन्यू आ सकता है। बट वो ये नहीं जानते थे, ना इस बारे में वो सोचते थे कि अंग्रेजों ने जमींदारों ने इस बार किसानों से कितना ज्यादा कर वसूल लिया है। इससे किसानों की हालत बहुत खराब होने लगी। खास करके एक जमींदार और एक किसान का, राजा का और प्रजा का जो रिश्ता होता था, उसके बीच में जो आत्मीयता थी, जो भावनात्मक जुड़ाव था, वो यहाँ पे खत्म ही हो गया, क्योंकि जमींदारों के ऊपर भी अंग्रेजों का इतना प्रेशर होता था कि वो अपने गर्दन बचाने के लिए किसानों को जो है आप समझिए कि एकदम झोंक देते थे और उनका शोषण करते थे। कई बार उनसे लंबे लंबे समय तक बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। आप समझिए कि मजदूरों के बच्चे भी जो है वो कई बार गिरवी रखवा लिए जाते थे और उनसे भी बंधुआ मजदूरी जिंदगी भर करवाई जाती थी। इससे कई सारी कुप्रथाएं भारत में प्रचलित हो गई। भारत में किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई। हालांकि बाद में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में अंग्रेजों ने बहुत सुधार किए।
स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अलावा दो तरह की प्रणालियां भारत में और प्रचलित थी, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, एक व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत शब्द का जो मतलब है वो होता है प्रजा। रैयत का मतलब क्या होता है? प्रजा। इसका जन्म जाता है, ये प्रणाली जो है दक्षिण भारत में ज्यादा चली, खास करके जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहां पे ये प्रणाली बहुत अच्छी चली। मद्रास के अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भी कई सारे इलाकों में इसको लागू किया गया। इसका जन्मदाता मुनरो और रीड, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। इसमें क्या होता था कि जमींदार नहीं होता था, जैसे अभी आपने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा ना, उसमें क्या था? उसमें थी ब्रिटिश कंपनी, फिर जमींदार और फिर नीचे किसान। इस व्यवस्था में क्या था? ब्रिटिश कंपनी और सीधा किसान, बीच में जमींदार वाला सिस्टम नहीं। कंपनी क्या करती थी? वो सीधा किसानों से डील करती थी। जो डील उन्होंने जमींदारों को दी थी कि तुम अगर अपनी जमींदारी से हमें इतना कर लाके नहीं दे सकते तो फिर तुम जमीन के मालिक भी नहीं रह सकते। ऐसा ही इन्होंने यहां भी किया। अगर कोई किसान जिसने ब्रिटिश हुकूमत से जमीन ले रखी है, अगर वो उस जमीन के ऊपर एक निश्चित, जो अंग्रेजों ने निश्चित किया है, वो कर चुकाने में, उतना लगान देने में सफल नहीं हुआ, तो उसकी जमीन को अंग्रेजी सरकार वापस छीन लेती थी और किसी दूसरे किसान को फिर उसकी नीलामी कर देती थी। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे वो जमींदार वाला, बिचौलिया वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब जितना एक किसान के लिए, किसी एक किसान के लिए वो उपज का जितना प्रतिशत लिया जाता है, तो सारे किसानों के लिए वो समान था। इसमें किसी प्रकार की कोई जमींदारी वाला सिस्टम था ही नहीं। तो आप देखिए, यह व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई, जिससे किसानों से एक प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित राशि, यहां पे तो भारी शोषण हो रहा है, पूरी उपज का 50% जो है वो ब्रिटिश सरकार ले जाती थी। अगर कोई किसान इसमें फेल हो गया है तो फिर उसकी जमीन को जब्त करके नीलाम कर दिया जाएगा। जब्त कौन करेगा? सीधी सरकार करेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था में किसान भूमि के स्वामी बन ही नहीं सकते थे, वो सिर्फ अंग्रेजों की दया पर ही निर्भर थे। बात समझ रहे? जिस दिन वो अपना जो कर था उसको चुकाने में असफल हुए, उनकी जमीन जाती रहेगी। तो इस प्रकार राज्य भूमि का स्वामित्व रखता था तथा भू राजस्व में वृद्धि कर सकता था। ऑब्वियस सी बात है, स्वामी भी कौन रह गया? अंग्रेज रह गए। और जब उनका मन किया वो भू राजस्व में वृद्धि भी कर सकते थे। बात समझ रहे? देखिए, वो आपने एक मूवी देखी होगी लगान, है ना, आमिर खान वाली। वास्तव में ये घटनाएं अगर आप पुराने इतिहास को जाके पढ़ेंगे ना, बहुत सही है। अंग्रेजों का लालच आगे चलकर इतना बढ़ गया कि वो समझिए कि अकाल पड़ा हुआ है, पशु मर रहे हैं अनाज के अभाव में। इंसान छोड़िए, आप पशु मर रहे हैं। ठीक है, पशु तो चारा घास कुछ भी खा के जिंदा रह सकते हैं, पर वो भी नहीं है। ऐसी स्थिति में भी अंग्रेज कर लेने से नहीं चूकते थे। उन्हें कर चाहिए तो चाहिए, नहीं तो जमीन को हड़प लेना वगैरह। और उस समय के लोगों के पास होता क्या था? आज हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, नौकरियां, पता नहीं क्या क्या, सिर्फ जमीन ही जो है वो उनका, आप समझिए कि सब कुछ होता था, जिसमें और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ भी उगा के वो लोग खा लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। ये भी नहीं यहां पे जीवित रह पाया। अंग्रेजों के समय में ये भी किसानों से छीन लिया गया। रैयतवाड़ी से अलग एक और व्यवस्था थी जो हॉल्ट मैकेंजी लेकर आया था, उसकी भी थोड़ी बात करें। देखिए, पहली बात तो है इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महाल का मतलब है गांव। महाल को आप गांव कह सकते हैं। जैसे रैयत को बोला ना प्रजा, महाल को क्या बोलोगे? गांव। महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1822 में गंगा घाटी, मतलब जो गंगा के आसपास के इलाके हैं, वहां से ये उत्तर पश्चिमी प्रांत, यानी कि जो अपने पंजाब वाले प्रांत है, मध्य भारत, यानी कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो हिस्से हैं, वहां पर इस महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का जनक जो है वो था हॉल्ट मैकेंजी। ध्यान रखेंगे, इस व्यवस्था का जनक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, जैसे उसका था ना थॉमस मुनरो और रीड रैयतवाड़ी का, इसका कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। नाम काम के भाई, ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, इस पे पूछते हैं सवाल। इसमें क्या था महाल वाले में कि जैसे एक पूरा गांव है, उस गांव का कोई ना कोई, अपने कहते हैं ना, गांव का चौधरी है या पटेल है या गांव का कोई मजबूत आदमी है, उससे अंग्रेजों की डील थी, है ना। हर गांव के अंदर उस गांव का जो मजबूत आदमी है उससे अंग्रेजों ने डील कर दी। आप उसे जमींदार भी कह सकते हैं, बट जमींदारों का क्या होता था? बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी।
है ना, कई सारे गांव उसके अंडर में आ जाते थे। हम यहाँ कह रहे हैं एक पर्टिकुलर गांव जिसमें कुछ परिवार रहते हैं, ठीक है, और उनकी कुछ जमीन है कल्टीवेशन की, यानी कि खेतीबाड़ी करने की। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस बिचौलिए से डील कर ली। अब ये बिचौलिया जो है ये पूरे गांव के जितने भी किसान हैं उससे रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरी बात, अगर कोई गांव का किसान रेवेन्यू चुकाने में सक्षम नहीं हुआ तो इसकी जमीन को गांव के अंदर ही कोई दूसरा किसान ले लेगा। बात समझ रहे? जैसे उसमें क्या हुआ था, रैयतवाड़ी में कोई अगर वो नहीं चुका पाया, रेवेन्यू लगान नहीं चुका पाया, तो उसकी जमीन किसने ले ली? अंग्रेजों ने ले ली, और उसकी जमीन को वापस से नीलाम कर दिया। सारा कुछ कौन किया? अंग्रेजों ने किया। महालवाड़ी में ऐसा नहीं था। महालवाड़ी में क्या करते थे, कुछ गांवों को मिला के एक महाल बनता था। महाल के जमींदारों को केवल भू राजस्व करने का अधिकार था। भाई कैसे, कहने का मतलब है कि ये जो महाल के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति है, ये इस पूरे महाल की जागीर जो है इसका मालिक नहीं है, जैसा कि स्थायी बंदोबस्त में था। ये अंग्रेजों की तरफ से ही काम कर रहा था। हालांकि इसमें एक छूट थी ये कि अगर महाल का कोई किसान जो है वो अगर इसको पैसा देने में, राजस्व देने में सक्षम नहीं हुआ तो उसकी जमीन को गांव के अंदर ही जो है वो कोई और दूसरा व्यक्ति को खरीद लेता था या उसको दे दिया जाता था, जो आगे चल के ये जो है रेवेन्यू चुकाता था। तो ऐसे में ये जमीन जो है उसी महाल के अंदर रह जाती थी, कोई दूसरा आदमी बाहर से आके उसको नहीं ले सकता था। तो ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाएं दोनों ही प्रचलित थी। स्थायी बंदोबस्त के अलावा बहुत लंबे समय तक ये तीनों प्रणालियां जो है अंग्रेजों ने इस्तेमाल करी भारत के अंदर किसानों से रेवेन्यू वसूलने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी मुनरो और रीड, और महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। रैयत स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बेसिकली आई थी बंगाल के लिए, बात समझ रहे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी वो याद रखिए दक्षिण के लिए। ऐसे ही पूछते ही है, देखिए कहां व्यवस्था लागू की गई थी, रैयतवाड़ी कहां लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो है वो लागू की गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के इलाकों में, जबकि अपनी महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये कहां लागू की गई थी? ये लागू की गई थी पंजाब के इलाके, मध्य भारत के इलाके, गंगा घाटी या गंगा के आसपास के क्षेत्र, वहां पर। मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएगा। देखिए इसी चरण में यहां चलते चलते मैं आपको एक और बात बता दूं, कई बार ये पूछ लेते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत। देखिए अंग्रेजों ने, आगे मैं आपको बताऊंगा कभी भारत के समाज सुधारक जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें एक बात आएगी, भारत के अंदर कई सारे जो है समाज सुधारक हुए जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए काम किया। जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया और उस समय जरूरत भी थी। भारत के अंदर जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, अंग्रेजी तौर तरीके भारतीयों ने सीखे। कई सारे लोग जो हैं जिन्हों अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उनकी संस्कृति से प्रभावित थे, तो वो अंग्रेजों के स्वामी भक्त बन गए। बात समझ रहे? और ये स्वामी भक्ति इस कदर थी कि अंग्रेज अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं ना तो उसका विरोध नहीं होता था। कई सारी नीतियां अंग्रेजों की इतनी गलत थी बट कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा था। ऐसे में एक व्यक्ति आगे आया, दादा भाई नौरोजी। इस दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अंग्रेजों को यह आईना दिखाया कि तुम लोग भारत को लूट रहे हो। अंग्रेज बार बार कहते थे कि तुम भारतीय गंवार हो, यू इंडियंस आर फूल्स। ठीक है, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि हम तुम्हारे पास आए हैं और हम हमारी टेक्नोलॉजी साथ में लाए हैं। हमने तुम्हें रेलवे दिया है, पोस्ट ऑफिस दिया है, टेलीग्राम दिया है, वगैरह वगैरह। बात समझ रहे? और कई सारे बुद्धिजीवी जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे हुए लोग थे, उसमें अंग्रेजी संस्कारों से प्रभावित थे, वो इस बात को मानते भी थे। दादा भाई नौरोजी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वास्तविकता यह है कि तुम भारतीय संपत्ति को लगातार लूट रहे हो। बात समझ रहे हैं? उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि अंग्रेज जो है मोटे मोटे तौर पर भारत से बड़ी मात्रा में धन जो है निकाल के हर साल अपने देश लेके चले जाते हैं, जो वापस कभी नहीं आता है। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्हें अंग्रेजों ने बहुत सम्मान भी दिया, ऐसी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने धन निष्कासन का ये सिद्धांत तो दिया, वो 1867 के अंदर दिया था। आगे चलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी 1885 में, तो दादा भाई नौरोजी कई बार इसके अध्यक्ष भी चुने गए। शुरुआत के अंदर इसके दूसरे अध्यक्ष चुने गए थे वो,
और आगे चल के दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ रहे। इन्होंने बकायदा आप देखिए लंदन के अंदर जाके ब्रिटिश संसद के अंदर भाषण भी दिया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा काम किया। इस वजह से दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी अंग्रेज कहते थे। तो इनका जो धन निष्कासन का ये सिद्धांत था, इसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार भी किया गया। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। कब दिया? 1867 में दिया। और इस पुस्तक का नाम क्या था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, है ना? आपको समझ में आ गई होगी कॉर्नवालिस ने दी थी स्थायी बंदोबस्त। फिर हेक्टर और मुनरो के अंदर अन्य जो दी थी, कौन सी? रैयतवाड़ी। फिर महालवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी वाली। इनके प्रदेश याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली मूलतः जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांतों में थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो दक्षिण के अंदर महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वहां पे थी। जबकि जो अपनी महालवाड़ी व्यवस्था थी वो पंजाब और मध्य भारत और गंगा घाटी के जो इलाके थे वहां पर लागू थी। कई बार ये सवाल पूछते, तो थोड़ा इसके बारे में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अभी इसके लिए इतना ही, पढ़ते रहिए इसे आप। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।